तो यार चलो स्टार्ट करते हैं सेकंड सेशन आज का। तो माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस की बात कर लेते हैं, आइए। माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस में सबसे पहले वो पढ़ना पड़ेगा। एक मिनट। हाँ यार सिम्बा ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है अपना माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। तो माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस पढ़ना पड़ेगा कि यहाँ पर बायोगैस का कॉम्पोजिशन क्या है, ऊपर थोड़ा सा बता दिया था आपको मैंने लास्ट वाले सेशन में। ठीक है। और ये बायोगैस बन कैसे रहा वो भी आपने पढ़ लिया कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से ये बायोगैस बन रहा है। ठीक है। देखो, द गैस दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स बाय यूजिंग फीकल मैटर इज कॉल्ड बायोगैस। तो जो गैस का प्रोडक्शन हम लोग कर रहे हैं उसी का नाम बायोगैस है, क्योंकि ये लिविंग मटेरियल से बन रहा है। ठीक। व्हेन फीकल मैटर ऑफ कैटल इज यूज्ड इट इज कॉल्ड गोबर गैस। अब अगर फीकल मैटर कैटल का यूज हो रहा है तो उसको गोबर गैस बोल देंगे। ठीक है, क्योंकि गोबर का नाम यहाँ पे आ जाता है। ओके। गोबर गैस इज अ टाइप ऑफ बायोगैस। रॉ मटेरियल क्या है, सिंपल से पहले फटाफट याद करने वाला देखो। तो रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस क्या यूज करते हैं, तो सेलुलोज रिच फूड इज प्रेजेंट प्रेजेंट इन रूमेन स्टमक ऑफ कैटल। कैटल मतलब काऊ बफेलो ये सब। ठीक है, तो इनके स्टमक का एक पार्ट है जिसका नाम है रूमेन। ठीक है। और ह्यूमन के अंदर में क्या होता है, सेलुलोज रिच फूड प्रेजेंट होता है विच इज डाइजेस्टेड बाय मेथनोजेंस। तो एक प्रकार का ग्रुप है मेथनोजन का, आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा होगा। मेथनोजेंस ऐसे बैक्टीरिया को हम बोलते हैं जो मीथेन गैस का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल है मिथेनोबैक्टीरियम। ठीक है। तो सेलुलोज रिच फूड को ये लोग क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। और ये सेलुलोज रिच फूड कहाँ पर प्रेजेंट है, कैटल के रूमेन वाले पार्ट यानी स्टमक के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, ये जो बैक्टीरिया है देखो, ब्रेक्स या डाइजेस्ट सेलुलोज एंड रिलीजेस लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन एंड सम अमाउंट ऑफ CO2, H2 H2S। ठीक है, तो ये जो बैक्टीरिया है ये सेलुलोज को ब्रेक करता है और मेनली जो गैस बनाता है उसका नाम है मीथेन, इसलिए इसका नाम मिथेनोबैक्टीरियम है। और थोड़ा बहुत ये CO2, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सल्फाइड इसको भी बनाता है। तो थोड़ा बहुत ये सारे गैस भी बनते हैं, बट मेजर गैस जो है वो मीथेन है, इसीलिए ऐसे बैक्टीरिया को मिथेनोजेन बोलते हैं। जेन माने प्रोड्यूस करने वाला। ठीक है। सेकंड पॉइंट पढ़ो। तो गोबर ऑफ कैटल इज मिक्स्ड विद वाटर टू फॉर्म काउ डंग। काउ डंग एक्चुअल में मतलब गोबर को ही बोलते हैं वैसे तो। ठीक है, तो काउ डंग यहाँ पर एक स्लरी बनाता है एक्चुअली। ठीक है। डंग वाटर बनाएंगे, यहाँ पर डंग वाटर लिखना बेटर होगा। डंग वाटर। डंग वाटर क्या है, देखो ये रहा डंग वाटर। डंग वाटर में काउ डंग प्लस वाटर, इनका जो मिक्सचर है, ठीक है, गोबर में पानी मिलाकर यहाँ पर डाल दिया जाएगा। उसी को डंग वाटर कहा जाता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, और ये इसका apparatus एनसीईआरटी में बना हुआ वही डायग्राम है। ठीक है, इसको एक बार देख लो फटाफट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, गोबर में पानी मिक्स करके यहाँ डाल दिया गया और ये पानी ऐसे मूव करते करते पहुंच गया इस टैंक के अंदर। अब इस टैंक के अंदर ये मिथेनोबैक्टीरियम प्रेजेंट है। ये क्या करेंगे, इस गोबर वाले पानी को खाएंगे पिएंगे डाइजेस्ट करेंगे और गैस बनाएंगे। जैसे जैसे गैस बनेगी, गैस ऊपर की तरफ प्रेशर लगाएगी और इस प्रेशर की वजह से ये जो यहाँ पर ढक्कन है ये ऊपर की तरफ मूव होगा। ऐसे ये ऊपर की तरफ मूव होगा और यहाँ से आप चाहो तो गैस को कलेक्ट कर सकते हो। कलेक्ट करने के लिए एक पाइप है या आउटलेट है। ठीक है, ये जो गैस है ये ऐसे अंदर से होती हुई यहाँ से आप इसको कलेक्ट कर सकते हैं, इसी को हम बायोगैस बोलते हैं। जो बचा कुचा यहाँ पर गोबर का जो बचा कुचा पार्ट है, कचरा है, उसको आप बोलोगे स्लज। उसको साइड से निकाल कर इससे आप बायो फर्टिलाइजर बना सकते हो, खेती में काम आ जाएगा। ठीक है, तो यही है बस। इसी के बारे में नीचे लिखा होगा और पढ़ लेते हैं फटाफट। डायग्राम थोड़ा एनसीईआरटी से देख लेना, यही डायग्राम है एनसीईआरटी का। ठीक है। देखो नेक्स्ट देखो इसके बारे में क्या क्या लिखा है, पढ़ते हैं फटाफट। काउ डंग इज मिक्स्ड विद वाटर टू फॉर्म स्लरी। स्लरी मतलब चटनी जैसा। ठीक है, तो गोबर की चटनी बना लेंगे। स्लरी इज पास डाउन इन डीप टैंक। जो टैंक के ऊपर बनाए थे 10 से 15 फीट गहरा टैंक होता है जहां पर एन एरोबिक माइक्रोब्स होते हैं, ऑक्सीजन के एब्सेंस में ग्रो करने वाले। और ये स्लरी को यूज करके गोबर गैस बनाते हैं जो कि एक प्रकार का बायोगैस होता है। ठीक है। द डीप टैंक इज कवर्ड बाई ए फ्लोटिंग कवर। जो डीप डीप टैंक है ये फ्लोटिंग कवर से, मतलब फ्लोटिंग मतलब ऊपर नीचे होने वाला, कवर्ड होता है। दैट कैन मूव अप व्हेन गोबर गैस इज प्रोड्यूस। तो जब गैस बनेगा ना, तो ये जो कवर है ना, ये कवर, ये जो कवर है ये वाला पूरा, ये, तो ये ना ऊपर नीचे हो सकता है। तो गैस जब बनेगा तो ये गैस उसको प्रेशर डालेगा तो ये ऊपर जाएगा। इससे जो फार्मर है, जो
जिसके घर में या जिसके खेत में ये बना हुआ है गोबर गैस का प्लांट, उसको समझ में आ जाएगा, अच्छा ये ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये है कि गैस बन चुकी है। ठीक है। तो डीप टैंक इज कॉल्ड ए फ्लोटिंग कवर दैट कैन मूव अप व्हेन गोबर गैस इज प्रोड्यूस्ड। ये मूव कर सकता है। इस लाइन को पढ़ो। द फ्लोटिंग कवर इज कंबाइंड विद एन एग्जिट पाइप। वही मैंने आपको बताया कि एक आउटलेट है जिसके थ्रू गैस बाहर निकल जाएगी। गैस इज पास्ड आउट एंड यूज्ड एज फ्यूल, उसको फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं। अब जो गोबर और पानी का जो स्लरी था, चटनी जो थी, जिसको यूज आप ऑलरेडी करके गैस गैस बना चुके हो, ठीक है, जो बचा कुचा है, स्पेंट माने यूज हो चुका है, यूज स्लरी इज कलेक्टेड एंड कैन बी यूज्ड एज फर्टिलाइजर या बायो फर्टिलाइजर। बिकॉज क्यों यूज करते हैं बायो फर्टिलाइजर में? क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है। और ये बैक्टीरिया जो होते हैं ये खेत में या सॉइल में अगर जब डालेंगे इसको, तो ये सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। ठीक है। और उसमें ऑर्गेनिक मैटर भी होता है बहुत सारा, जो फर्टिलिटी को बढ़ाता है और प्लांट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इसलिए इसको हम फर्टिलाइजर के रूप में यूज करते हैं। तो गैस भी मिल गया और फर्टिलाइजर भी मिल गया, इसलिए ये काफी अच्छा मेथड है रूरल एरियाज के लिए। वही लिखा है नेक्स्ट लाइन में कि दिस मेथड कैन बी यूज्ड वाइडली इन विलेजेस, रूरल एरियाज वेयर देयर इज एक्सेस ऑफ फीकल मैटर ऑफ कैटल। मतलब जहां पर गोबर की कोई कमी नहीं है, बहुत सारा गोबर मिलता है, तो उस गोबर को यूज करके गैस बना सकते हैं, साथ ही साथ उससे खाद या फर्टिलाइजर भी बना सकते हैं। और इस मेथड को कौन डेवलप किया था? तो ये नाम ये भी नीट में आ चुका है, इसको भी याद कर लेना। KVIC। ठीक है। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एंड IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है। ये नाम याद कर लेंगे, KVIC एंड IARI। ओके। चलो आगे बढ़ो, ये टॉपिक खत्म हो चुका है। अब यहाँ से बायोलॉजिकल कंट्रोल वाले टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, इसको भी निपटा देते हैं फटाफट। आयो देखो। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीजेस, इसके अंदर एक टॉपिक आता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। देखो, फार्मिंग में अगर हम केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे, विदाउट यूजिंग केमिकल्स, देन इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है। पेस्ट आर नॉट कंप्लीटली इरेडिकेटेड। अभी कुछ 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 याद करने का चीज है, फटाफट करते हैं इसका। तो इसमें ना पेस्ट यानी जो नुकसान करने वाले जो जानवर हैं, कीड़े मकोड़े हैं, ठीक है, इनको हम पूरी तरह से इरेडिकेट या खत्म नहीं करेंगे। इनको इतना लेवल पे मारेंगे कि बस ये हमको नुकसान ना पहुंचा सके। पूरा खत्म नहीं करेंगे इनको। ठीक है। क्योंकि पूरा खत्म करेंगे ना, तो कीड़ा अगर मर जाएगा तो उसको खाने वाला जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। मान लो कोई कीड़ा है, वो आपके खेत को नुकसान पहुंचाता है, ये कीड़ा है। ठीक है। अब इसको खाता है फ्रॉग। ठीक है। इसको कौन खाता है? फ्रॉग। तो अगर तुम इसको मार डालोगे तो फ्रॉग का खाना छिन गया। फ्रॉग खाएगा क्या बेचारा? तो फ्रॉग को भूख लगेगी तो मर जाएगा वो भी भूख से। फ्रॉग मर जाएगा तो फ्रॉग को खाने वाला कोई दूसरा एनिमल होगा। जैसे मान लो स्नेक है, स्नेक भी मर जाएगा। ठीक है। तुम बोलोगे स्नेक मरेगा तो अच्छा है, मतलब इकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाएगी वहां की। वहां का इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है। स्नेक को खाया कोई और एनिमल, तो एक तरह से इकोसिस्टम जो यहाँ पे चल रहा है, फूड चेन जो चल रही है, वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है अगर हम किसी एक एनिमल को एक्सटिंक्ट करा देते हैं तो। इसीलिए इसको इतने लेवल पे आप खत्म करें जिससे आपका नुकसान ना हो। ठीक है। लेकिन इकोलॉजी चलती रहे, या मतलब इकोसिस्टम या फूड चेन चलता रहे। ओके। दूसरी बात, इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? तो इंसेक्टिसाइड कंटेन्स केमिकल्स दैट एंटर आवर फूड चेन। फूड चेन में एंटर करके वो केमिकल हमारे फूड में वापस आ जाएंगे। तो आपने इकोसिस्टम वाले टॉपिक में पढ़ा होगा, बायोमैग्निफिकेशन, है ना? तो बायोमैग्निफिकेशन हो जाएगा तो फिर केमिकल्स का मात्रा हमारी बॉडी में काफी हद तक बढ़ जाएगा, वो नुकसानदायक है। इसलिए केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जनरली। दे किल बोथ पेस्ट एंड यूजफुल इंसेक्ट। उसके अलावा इंसेक्टिसाइड स्पेसिफिक नहीं होता, मतलब ये अपने काम के मतलब काम के ऑर्गेनिज्म को भी मार डालता है। जो हमारे काम के नुकसान करने वाले को तो मारता ही है, साथ ही साथ जैसे हनी भी है, मधुमक्खी है, वो हमारे काम की है, उसको भी ये मार डालेगा। ठीक है। तो इसीलिए ये स्पेसिफिक नहीं होता है कि सारे अच्छे और बुरे सभी को मार डालता है। इसलिए इसका इस्तेमाल करके हम अपने इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे हैं। इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहिए क्योंकि उसमें कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं होता, ये सब लिखा है। ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स हैं जहां से क्वेश्चन बन सकता है। देखो, तो लेडी बर्ड्स या लेडी बग आर यूज टू कंट्रोल एफिड्स। लेडी बग्स या लेडी बर्ड का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। एफिड, एफिड एक कीड़ा है जो प्लांट के सैप को खा जाता है। ठीक है। प्लांट के अंदर जो लिक्विड होता है उसको सैप बोलते हैं। इसको खाकर प्लांट को ड्राई कर देता है, प्लांट की जो न्यूट्रिशन की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। तो लेडी बर्ड्स अगर हम उस एरिया में छोड़ देंगे तो ये लेडी बर्ड्स इस एफिड को खा जाएगी, जिससे प्लांट बच जाएगा। ठीक है। तो आप देख सकते हैं एक कीड़ा दूसरे कीड़े को खत्म करने में हमारा हेल्प कर रहा है।
ठीक है। अच्छा, ऐसे ही एक और कीड़ा है, इसका नाम है ड्रैगन फ्लाई। ये मस्कीटो के लार्वा को खा जाती है। ठीक है, मस्कीटो की लार्वा खाती है, टाइप्स ऑफ। अच्छा, एफिड लिखा है, टाइप्स ऑफ इंसेक्ट। ठीक है। तो ये मस्कीटो को कंट्रोल करती है। ठीक, आगे देखो, माइक्रोबियल बायो कंट्रोल भी होता है। माइक्रोबियल बायो कंट्रोल आपने बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा है बढ़िया से, है ना। तो बैसिलस थ्रिंजिएंसिस, बीटी, आर यूज टू कंट्रोल बटरफ्लाई, कैटरपिलर्स, बॉल वर्म्स, कॉटन बॉल वर्म्स, कॉटन कॉर्न बोरर। ठीक, इसका इस्तेमाल आप कर चुके हैं, बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, ये सब वही वाली बात है। बीटी क्या है? एक बैक्टीरिया है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो बायो कंट्रोल एजेंट का काम कर रहा है, इसलिए इसको बोले माइक्रोबियल बायो कंट्रोल। ठीक है। आगे देखो, फंगल बायो कंट्रोल। तो फंगल बायो कंट्रोल में ट्राइकोडर्मा, दे आर फ्री लिविंग फंजाई। फ्री लिविंग मतलब ये किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है, ये अपना खुद खाता पीता रहता है, किसी और पे निर्भर नहीं करता। ठीक है, फाउंड इन रूट इकोसिस्टम, ये रूट के अंदर, जहाँ रूट से प्लांट के वहां पर पाया जाता है। तो ट्राइकोडर्मा फंगल बायो कंट्रोल। ऐसे ही बैकुलो वायरस है। बैकुलो वायरस क्या है? देखो, एक याद कर देना आपको, बैकुलो वायरस का जनस याद करना, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। ठीक है, ये नैरो स्पेक्ट्रम नेचर का होता है। नैरो स्पेक्ट्रम का मतलब ही समझ लो। नैरो स्पेक्ट्रम मतलब ये किसी किसी चीज को मारेगा, सबको नहीं मारेगा। अगर कहीं ब्रॉड स्पेक्ट्रम लिखा है, मतलब ये बहुत सारे लोगों को मारेगा, बहुत सारे कीड़ों को मारेगा। नैरो का मतलब पतला, किसी किसी को मारेगा। ठीक है, स्पेसिफिक होता है। तो वही लिखा है, वही लिखा है कि इट अटैक्स ओनली अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स। ठीक है, ये किसी किसी को मारता, सबको नहीं मारता। चलिए आगे बढ़ जाइए, आईपीएम की बात कर लेते हैं। आईपीएम क्या है? देखो, आईपीएम का मतलब हो गया इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। फुल फॉर्म याद कर लेना, इंटीग्रेटेड मतलब बहुत कुछ वहां पर मिला जुला कर करने वाला काम, पेस्ट को मैनेज करना है। ठीक है, पेस्ट मतलब नुकसान पहुंचाने वाले ऑर्गेनिजम्स को मैनेज करने का प्रोग्राम। तो अंडर दिस प्रोग्राम ओनली पेस्ट इंसेक्ट्स आर टारगेटेड। सिर्फ हम लोग पेस्ट, जो नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े हैं, सिर्फ उसको ही हम लोग टारगेट करते हैं, उसको ही मारते हैं, विदाउट हार्मिंग अदर बेनिफिशियल एनिमल। जो हमारे काम के हैं, हमें उन्हें उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना है। ठीक है, जो बस नुकसान हमें पहुंचा रहे हैं उन्हें नुकसान पहुंचाओ आप। जो आपका फायदा कर रहा है उसको मत मारो। ठीक है। इट डज नॉट डैमेज द एनवायरमेंट, साथ ही साथ ये डैमेज इन्वायरमेंट को नहीं करता। ये है आईपीएम का उद्देश्य। ठीक है। अब देखो, कुछ और चीजें हैं, इसको भी निपटा दो फटाफट। यहाँ से कोई डाउट किसी को? याद करने वाला है पूरा? तो ठीक, माइक्रोब्स एंड, सॉरी, माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स। तो फर्स्ट देखो, यहाँ कुछ चार एग्जांपल मिलेगा तुमको। फर्स्ट एग्जांपल इसमें है राइजोबियम। राइजोबियम क्या है? सबको पता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है विद लेग्यूमिनस यानी पी प्लांट। एग्जांपल पी प्लांट। ठीक है, राइजोबियम रूट नोड्यूल्स बनाता है पी प्लांट के अंदर, रूट के अंदर में कुछ स्वेलिंग्स बनाता है, फूला हुआ स्ट्रक्चर, उसको रूट नोड्यूल बोलते हैं। ठीक है, इसमें कौन क्या काम कर रहा है? सिम्बायोटिक का मतलब क्या है? सिम्बायोटिक का मतलब हो गया दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स एक साथ रह रहे हैं और दोनों का कुछ म्यूचुअल फायदा हो रहा है, म्यूचुअल बेनिफिट हो रहा है। दोनों को एक दूसरे से कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है। जैसे राइजोबियम हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन करना मतलब नाइट्रोजन को कन्वर्ट करना यूजेबल फॉर्म में, ताकि प्लांट यूज कर सके। एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को अपने बॉडी के अंदर ले आना, यूज करना, और भी बहुत सारे प्रोसेस इसमें हैं, बट उसमें हम लोग नहीं जा रहे फिलहाल। तो राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, याद रखना। ठीक है। और इन रिटर्न प्लांट उसको क्या फायदा पहुंचाता है? प्लांट उसको फूड देता है ना, बैक्टीरिया को खाने के लिए, और शेल्टर देता है। शेल्टर माने रहने की जगह देता है, कि भाई तू यहाँ रह ले मेरे पास, लेकिन मेरे को नाइट्रोजन की कमी हो रही है, उसको पूरा कर दे। तो बैक्टीरिया भी खुश है, बैक्टीरिया प्लांट का हेल्प कर रहा है, इन रिटर्न प्लांट भी बैक्टीरिया का हेल्प कर रहा है। यह है सिम्बायोटिक या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप या म्यूचुअल बेनिफिट या म्यूचुअलिज्म। ठीक है। सेकंड एग्जांपल देखो, फ्री लिविंग बैक्टीरिया। फ्री लिविंग से एक ट्रिक याद रखना आपको, फ्री है मतलब आजाद है। ठीक है, फ्री है मतलब आजाद है। ठीक है, तो इसके दो एग्जांपल आजाद से याद रखना है, एक एजोस्पाइरलम और एक एजेटोबैक्टर। ये जेड से याद रखना है। ठीक है, तो एग्जांपल आजाद का एजोस्पाइरलम और एजेटोबैक्टर, बोथ ऑफ देम इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, फर्टिलिटी बढ़ाते हैं सॉइल की। तीसरा, माइकोराइजा। माइकोराइजा में देखो दो शब्द है, माइको और राइजा। माइको मतलब हो गया फंगस, राइजा मतलब हो गया रूट्स ऑफ हायर प्लांट। तो इसका मतलब हो गया ऐसा फंगस जो प्लांट के रूट्स में, हायर प्लांट के रूट में पाया जाता है। एग्जांपल है ग्लोमस, प्लांट किंगडम में पड़े होंगे, जीनस ऑफ फंगस फंगस। ठीक है, तो दीज फंजाई हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फास्फोरस। क्या फायदा पहुंचा रहा है? फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन कर रहा है, जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा था वो, ऐसे ये क्या कर रहा है? फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द सॉइल। दे ऑल्सो प्रिवेंट माइक्रोबियल अटैक इन द रूट्स ऑफ प्लांट। साथ ही साथ ये दूसरे किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को
आने से रोकता है, जिससे प्लांट का रूट बच जाता है। तो कोई भी अगर बाहर से, जैसे मान लो हम बोले कि टोबैको प्लांट को अटैक करने के लिए वो आता है ना, क्या नाम है उसका, जो राउंड वर्म है, ठीक है, तो राउंड वर्म मेलेडोगाइनी इनकॉग्निशा, तो ये आकर अटैक कर सकता है प्लांट के रूट्स को, है ना। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी ये फंगस प्रेजेंट है जो बाहर से आने वाले किसी माइक्रोबियल अटैक को रोकेगा। तो ये लिखा है, दे आल्सो प्रिवेंट माइक्रोबियल अटैक इन द रूट्स ऑफ प्लांट्स। इसके रिटर्न में जो प्लांट है वो फंगस को क्या देगा, तो देखो, इन रिटर्न फंगस रिसीव्स फूड। फिर से वही बात, फूड मिलता है उसको, प्लांट और दे भी कह सकता है उसको, फूड और शेल्टर, खाना पीना और रहने की जगह। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक प्रकार की सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। ठीक है, तीसरा एग्जांपल भी खत्म, लास्ट एग्जांपल पे चलते हैं। फोर्थ नंबर देखो, साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, तो इसके एग्जांपल देखिए, ऑसिलेटोरिया, नॉस्टॉक, एनाबिन। ऑसिलेटोरिया, नॉस्टॉक, एनाबिना, तीन एग्जांपल है, हमें याद कर लेना है। ये सब के सब क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, मतलब एक प्रकार के बैक्टीरिया है। एल्गी इसका पुराना नाम था, अब इसको एल्गी के अंदर, मतलब एल्गी ऐसा कोई क्लासिफिकेशन सिस्टम है बचा नहीं अब, है ना। एल्गी अलग अलग टाइप का हो सकता है, ठीक है, टस्टा में भी होता है फंगस, सॉरी फंगस नहीं, मोनेरा में भी होता है, प्लांट में भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एल्गी की बात हम कर रहे हैं, ये मोनेरा के अंदर आता है, एक प्रकार का बैक्टीरिया है, साइनो जो ब्लू ग्रीन कलर का होता है। स्लेटोरिया, नॉस्टॉक और एनाबेना फाउंड इन पैडी फील्ड, पैडी फील्ड में मिलता है, और ये भी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाता है, डिफरेंट न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स को यहाँ पर ये मतलब हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन में। ठीक है, तो यही सब है। तो यहाँ पर एग्जांपल होता है खत्म, और चैप्टर भी होता है खत्म। अब आपको एक काम करना है, ज़्यादा लोग आज आए नहीं, शुरू शुरू से आते हैं, तो होमवर्क ये रहेगा कि इस टॉपिक की एनसीईआरटी पढ़ लेना। ठीक है, मैं अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, ज़्यादा लोग हैं भी नहीं, इसलिए मतलब पढ़ लेना, और डाउट जो भी है मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं बता दूंगा। ठीक है, सारा ऐसे एनसीईआरटी का ही पॉइंट है ये सब। ठीक है, अगर दिक्कत होगा तो बोलोगे तो हम पढ़ा भी देंगे। तो अभी इसको हम स्किप कर रहे हैं अभी के लिए, एनसीईआरटी एक बार रीडिंग कर लेना, सिंपल है सारा, वही सेम सेम टू सेम है। हाँ, जहाँ कोई कंसेप्चुअल होगा वहाँ मैं पूरा एनसीईआरटी रीड कर दूंगा, यहाँ कंसेप्चुअल नहीं था इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ मैं अभी। ठीक है, तो एक बार पढ़ लेना, फिर भी पर डाउट आएगा तो बोलना, हम अलग से पढ़ा देंगे। ठीक है, और कुछ पूछना है किसी को, और कुछ पूछना है? नहीं, फिर करते हैं एंड आज का क्लास, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट क्लास सुन लो इसको भी। नेक्स्ट अपने को पढ़ना है बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, कुछ कुछ हम रिकॉर्डिंग डालेंगे, क्योंकि रात को फिर बहुत लोग मतलब क्लास भी नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हम रिकॉर्डिंग भी कुछ कुछ डालते रहेंगे, कुछ कुछ क्लास लेते रहेंगे, दोनों काम करेंगे, रिकॉर्ड करके दिन में रिकॉर्ड करके डाल दिया करेंगे यूट्यूब पे, लिंक शेयर कर देंगे, वहां से भी देख सकते हो, इससे थोड़ा फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, फिर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।